2009 में दो निठल्ले कॉलेज स्टूडेंट्स निखिल अरोड़ा और अलेजांद्रो वेलिश को एक मस्त और अजीब आइडिया आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2011 तक इन दोनों ने 10 लाख पाउंड से ज्यादा बेकार कॉफी को कचरे के ढेर से निकालकर अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया और अगले 10 सालों में इस कॉफी से लाखों करोड़ों डॉलर कमा लिए, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से भी मिल लिए। चलो एक कप कॉफी लो, आराम से बैठो और इस कमाल की कहानी में डूब जाओ कि कैसे ये लोग सबसे अजीब तरीके से अमीर बने। और यार वीडियो रोकना मत, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि कुछ लोग च्युइंगम को जूतों में और कचरे को खाने में बदलकर कैसे अमीर बन रहे हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि ये अब और ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब पूरी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि निखिल और अलेजांद्रो का धांसू आइडिया कैसे उनको अमीर बनाता है। चलिए सबसे पहले उस बड़ी समस्या पर नजर डालते हैं जिसने अचानक उनकी कामयाबी का रास्ता बना दिया, एक ऐसे समाधान की जबरदस्त जरूरत पैदा करके। हर साल हमारी धरती पर 1/3 खाना बर्बाद हो जाता है। यह हैरान करने वाला 1.6 बिलियन टन खाना खाने लायक होता है, जिसकी कीमत पूरे $1 ट्रिलियन है, और इसे बस सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। और भी बुरी बात यह है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिसर्च के मुताबिक 2030 तक खाने की ये बर्बादी और बढ़ सकती है, जहां हर सेकंड 66 टन खाना खाने योग्य बर्बाद हो जाता है। ये सोचकर कि भुखमरी और कुपोषण अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्या को समझना आसान है। यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वो सारा बर्बाद हुआ खाना हर साल इतने लोगों को खाना खिला सकता है जो अमेरिका की आबादी के करीब 4 गुना है, बशर्ते हम इस समस्या का कोई स्मार्ट हल ढूंढ सकें। यहाँ एक और बड़ी छिपी हुई समस्या है खाना फेंकने की, मतलब एक ऐसी परेशानी जिसने आखिरकार अलेजांद्रो और निखिल की जबरदस्त कामयाबी को हवा दी। ये दिक्कत भारी संस्थानों के बारे में है जो उस खाने को बनाने में संघर्ष होते हैं जो सिर्फ फेंकने के लिए होता है। यार एक तकिया पकड़ लो, क्योंकि तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के स्मार्ट डेटा नर्ड्स के मुताबिक 5.9 ट्रिलियन गैलन पानी, 778 मिलियन पाउंड कीटनाशक, 14 बिलियन पाउंड फर्टिलाइजर, 170 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैसें, 14 करोड़ एकड़ जमीन और जो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क को मिलाकर जितना बड़ा इलाका है, 50 मिलियन से ज्यादा अमेरिकी घरों को एक साल तक बिजली देने के लिए काफी ऊर्जा है। ये सब कुछ उगाने और ढोने में इस्तेमाल होता है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि बर्बाद होता है इस खाने को तैयार करने के लिए। ये सब सीधा कचरे में चला जाता है। इसमें वो अनगिनत घंटे शामिल नहीं है जो कि हम इंसान, तुम और मैं जैसे लोग इसे खर्च करने में करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जब सड़ा खाना लैंडफिल में पहुंच जाता है तो वो सड़ना शुरू होता है और मीथेन गैस छोड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि खाने की बर्बादी हम लोगों की ग्रीन हाउस गैसों के 8 से 10% हिस्से का कारण बनती है। तो मुझे लगता है कि आपको अब बात समझ में आ रही होगी, है ना? बिल्कुल उस मीट बॉल की तरह जो हमारी प्लेट से गिरकर सोफे के नीचे लुढ़क गई। भाई लोग याद रखो, खाने की बर्बादी को लंबे वक्त तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन यही वो हालात हैं जिनसे हमारी शानदार और अनोखी पैसा कमाने की स्कीम ने आकार लेना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपसाइक्लिंग नाम के बारे में सुना है? आजकल इको लवर्स और हिपस्टर्स दोनों खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त निखिल अरोड़ा और अलेजांद्रो वेलिज ने खाने को अपसाइकिल करना तब शुरू किया था जब ये 2009 के उस भूले बिसरे साल में बिल्कुल भी कूल नहीं था। यार ये उनका अब तक का सबसे फायदेमंद फैसला था। ये अपसाइक्लिंग है क्या? पहले तो देखो, टेंशन मत लो, ये रिसाइकलिंग नहीं है। कोई भी सड़े हुए खाने को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम बेबी बर्ड्स नहीं है। अपसाइक्लिंग तब होती है जब आप उस खाने को नया मकसद देते हैं, वरना कहीं किसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है। जैसे कि अजीब शेप वाली सब्जियां जिन्हें कुछ सुपरमार्केट नहीं लेते, या वो गूदा जो जूस कंपनी फल और सब्जियों को निचोड़ने के बाद छोड़ देती है। ऐसी चीजों को एक अपसाइक्लिंग कंपनी ले सकती है और उनका इस्तेमाल दूसरी बिल्कुल सुरक्षित और खाने लायक चीजों को बनाने में कर सकती है, जैसे तेल या चिप्स। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ यार, इस अपसाइक्लिंग खाने की बकवास का सारा ढेर पैसा कमाने से क्या मतलब है? शानदार सवाल है, बस आप आराम से बैठो और मैं आपको बता देता हूँ। कैलिफोर्निया में जन्मे निखिल अरोड़ा और कोलंबिया में जन्मे अलेजांद्रो वेलिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एक बिजनेस एथिक्स क्लास में पढ़ रहे थे, जहां वो ध्यान देने के लिए जूझ रहे थे। दोनों के पास पहले से ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टिंग में जॉब थे।
तो वो दुनिया में जाकर ढेर सारा पैसा कमाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस वक्त वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उस क्लास में उनके प्रोफेसर ने एक छोटा सा फैक्ट बताया जो उन्हें एक साथ लाने वाला था, उनकी जिंदगी बदलने वाली थी और उन्हें करोड़ों रुपए कमाने की राह पर ले जाने वाला था। वो छोटा सा फैक्ट क्या था? बस इतना कि बेकार कॉफी के मैदान में शानदार मशरूम उगाए जा सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बात को सुनते हैं, इसे मजेदार समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे। उस क्लास के 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 ही हाथ थे जिन्होंने अपने प्रोफेसर के इस कॉन्सेप्ट के बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुकता दिखाई, उस बेकार से पैसा कमाने वाले बिजनेस मॉडल के बारे में जो ये फैक्ट आसानी से सुलझाता था। उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो उस जबरदस्त अनछुए पोटेंशियल को खोज सकें जो दुनिया भर के फ्रेंच प्रेस और एक्सप्रेसो मशीन में छिपा पड़ा था। अब बेकार कॉफी को दूसरी उपयोगी चीजें उगाने के लिए इस्तेमाल करने का आइडिया शायद उतना ही पुराना है जितना कि कॉफी पीना। सबसे पुराना लिखित रेफरेंस जो मुझे मिला वो 19वीं सदी के मध्य का है। 1861 में अलेक्जेंड्रिया गैजेट की एक कॉपी जो वर्जीनिया का एक अखबार था और 1834 से 1974 तक चला। उसमें एक छोटा सा लेख है जो बताता है कि ये पहले से ही अच्छे से जानता था कि कॉफी ग्राउंड्स एक शानदार खाद बनाते हैं। एक और शुरुआती रेफरेंस 7 साल बाद का है। 1868 में वंस अ वीक नाम की वीकली मैगजीन की नवंबर की शुरुआत के बारे में वो बताती है। दरअसल ये लेख नेपल्स के एक कॉन्वेंट में रहने वाली ननों के एक समूह की कहानी बताता है। हर दिन खाना खाने के बाद वो बेकार कॉफी ग्राउंड्स को अपने बगीचे के एक छायादार कोने में फेंक देती थी। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि कॉफी से मशरूम उग रहे हैं, खास तौर पर अगारिकस नेपोलिटनस। हैरानी की बात है कि पकाने के बाद ये मशरूम इतने स्वादिष्ट निकले कि इटली के कई हिस्सों में ये एक तरह का ट्रेंड बन गया कि बेकार कॉफी ग्राउंड्स को फ्लावर पॉट में इकट्ठा करें और फिर हर 6 महीने में मशरूम की फसल लें। या कम से कम 1868 में जब ये छपा था तब ये ट्रेंड था। जिन इंडियन दोस्तों से मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरे इंडियन दोस्त जो भी कहें, ये साफ है कि ये लोग काफी समय से जानते हैं कि कॉफी ग्राउंड्स में प्राकृतिक जादू भरा हुआ है। बेशक असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस से भरा एक कप है। कॉफी ग्राउंड्स उन सारी अच्छी चीजों से भरे हुए हैं जिनकी पौधों और फंगस को जरूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये मिलकर कॉफी ग्राउंड्स को एक जबरदस्त ताकतवर खाद बनाते हैं। लेकिन जो चीज कॉफी ग्राउंड्स को मशरूम उगाने के लिए खास तौर पर मस्त बनाती है वो ये है कि मशरूम उगाने के लिए कॉफी ग्राउंड्स को मिट्टी में खाद की तरह डालने की जरूरत नहीं है। मशरूम को असल में उगने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती और इसीलिए वो सीधे कॉफी ग्राउंड्स से उग सकते हैं, जो एक धांसू जोड़ी बनाता है। ग्राउंड्स में बस एक पहले से तैयार जिंदा फंगल कल्चर डालना होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं, जो किसी भी फंगस का जड़ जैसा सिस्टम बनाता है। बस कुछ ही दिनों में माइसीलियम कॉफी ग्राउंड्स के अंदर पूरी तरह से फैल जाएगा या किसी और सही सबस्ट्रेट में और कटाई के लिए तैयार मशरूम में बदलना वो शुरू कर देगा। तो भले ही कॉफी से मशरूम उगाने का कोई तरीका ये कोई राज नहीं रहा है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों ने कभी इन बिंदुओं को जोड़ा और इसका असली पोटेंशियल देखा कि इससे कितने ढेर सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। जरा सोचो मेरा मतलब क्या है। अगर आज के किसान बड़े पैमाने पर कॉफी का इस्तेमाल शुरू कर दें, ना सिर्फ उन्हें शायद ही कभी नींद आएगी, बल्कि अपने खेतों में बेकार कॉफी का ढेर डालकर वो इंडस्ट्रियल केमिकल फर्टिलाइजर्स की ताकत को बहुत ज्यादा सस्ते और पर्यावरण के लिए फ्रेंडली तरीके से हासिल कर पाएंगे। एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करके जो आसानी से उपलब्ध संसाधन है। हम 2009 में वापस आते हैं। निखिल और अलेजांद्रो ने कॉफी को अपसाइकिल करने के आइडिया को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फर्टर्निटी किचन को अपने अंडर में लिया और मशरूम उगाने के प्रयोग शुरू कर दिए। उन्हें पता करना था कि क्या वाकई में पुरानी कॉफी से स्वादिष्ट मशरूम बार बार उगाए जा सकते हैं। 9 फेल हुए प्रयोगों के बाद आखिरकार उन्होंने ऑयस्टर मशरूम का एक बैच तैयार किया, इतना शानदार कि मारियो भी गर्व महसूस करता। अब मशरूम उगाना एक बात है, उन्हें बेचना दूसरी बात। उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सही हो और उनके काम को हरी झंडी दे सके। उन्होंने बर्कले के शे पैनेस रेस्टोरेंट के 2 हेड शेफ्स में से एक से संपर्क किया, जो शहर का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट था। एक ऐसे टेस्ट के बाद जो सचमुच आग से गुजरने जैसा था। मशरूम की सॉटे करके और खाने के बाद मास्टर शेफ ने बड़े उत्साह के साथ उनके आइडिया को समर्थन दिया। मशरूम वाकई में लाजवाब थे। कुछ टाइम के बाद जब उनके सफल प्रयोगों की खबर फैलनी शुरू हो गई तो स्टूडेंट्स को बर्कले चांसलर से $5000 का ग्रांट मिला और उन्होंने अपने पुराने जॉब ऑफर्स को ठुकरा दिया। फुल टाइम अर्बन मशरूम फार्मर्स बनने का फैसला किया और इस तरह उनकी कंपनी बैक टू द रूट्स का जन्म हुआ।
6 महीने के अंदर उन्होंने बर्कले के होल फूड्स को 3 पाउंड मशरूम बेचे और 2011 तक वे हर साल 10 लाख पाउंड से ज्यादा कॉफी को अपसाइकिल कर रहे थे। 2012 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 36 लाख पाउंड कॉफी हो गई और वो हर हफ्ते 500 पाउंड ऑयस्टर मशरूम बेच रहे थे पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के कस्टमर्स को। वैसे ये लगभग 3 बियर केन्स जितना ऑयस्टर मशरूम है। बस कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब से चीजों को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मशरूम वाले धंधे में नहीं हैं और नहीं जानते कि ये कितने महंगे हैं, 2024 की कीमतों पर बता दूं, ऑयस्टर मशरूम का एक 5 पाउंड का कार्टन लगभग $30 का है। तो 500 पाउंड का मतलब है $3000 हर हफ्ते या $1,56,000 हर साल की कमाई। और चूंकि इस वक्त तक बैक टू द रूट्स का बिजनेस कई तरह के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए डाइवर्सिफाई हो चुका था, ये साफ है कि उनका वेंचर जबरदस्त तरीके से चल पड़ा था। 2 कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना, देखते हुए कि हर साल 60 मिलियन टन कॉफी ग्राउंड्स कचरे में फेंके जाते हैं, जो वजन में गीजा के ग्रेट पिरामिड के 10 गुना के बराबर है। उनके पास बढ़ने के लिए ढेर सारा कचरा मौजूद था। मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि दुनिया उनका ऑयस्टर मशरूम थी और पता चला लोगों को बेकार कॉफी से मशरूम उगाने का आइडिया बहुत ही पसंद आया, तो इस जोड़ी ने इनएक्यूलेटेड सब्सट्रैक्ट्स को मशरूम ग्रो किट्स बेचना शुरू कर दिया। गार्डनिंग कंज्यूमेबल मार्केट का एक हिस्सा हथियाते हुए एक ऐसा मार्केट जिसके 2030 तक $22 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2012 में उन्होंने इतना धमाल मचाया कि उन्हें इनकी इनोवेटिव सक्सेस स्टोरी के सम्मान में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। अगले सालों में उन्होंने फार्मिंग और उगे हुए मशरूम बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी इनएक्यूलेटेड कॉफी ग्राउंड ग्रो किट्स कहीं ज्यादा कमाई वाली हैं। ये निश्चित रूप से सही फैसला था। 2019 और 2020 के बीच उन्होंने सेल्स रेवेन्यू में 300% की बढ़ोतरी देखी और 2023 के गार्डनिंग सीजन को अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऑर्गेनिक गार्डनिंग ब्रांड का खिताब हासिल किया। भाई लोग, कंपटीशन के लिए एक भी मशरूम नहीं छोड़ा इन्होंने। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक बैक टू द रूट्स का 2023 में $100 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर होने की उम्मीद थी। हालांकि दुर्भाग्य से उनकी आधिकारिक कमाई निजी है, तो हम 2024 तक के इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं वो यह है कि निवेशकों से कितना पैसा जुटा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2022 में बैक टू द रूट्स ने वेंचर कैपिटल फंडिंग में $18 मिलियन का निवेश हासिल कर लिया। एक साल पहले 2022 में उन्होंने $15 मिलियन जुटाए। उन्होंने 2009 में अपनी शुरुआत के बाद से निवेशकों से कुल मिलाकर लगभग $37 मिलियन इकट्ठा किए। तो भले ही उनका सटीक टर्नओवर पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है, अगर उन्होंने निवेशकों से करीब $40 मिलियन जुटाए हैं तो साफ है कि वो कुछ सही कर रहे हैं। और ये भी बिल्कुल साफ है कि उन लोगों के लिए मार्केट है जो दुनिया की खाने की भयंकर बर्बादी की समस्या को अपसाइकिल किए गए सामान के साथ कम करना चाहते हैं। जैसा कि निखिल ने खुद कहा, ये सारी फंडिंग तब तक नहीं मिलती अगर हम कंज्यूमर्स को इसकी डिमांड करते और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। ये रिजल्ट तो नहीं देख रहे होते। इसी तरह अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते और सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा कोई भी वीडियो नहीं बन सकता। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस बटन को एक क्लिक कर दीजिए और हर बार यूट्यूब खोलने पर वाव होने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अपने इंफोटेनमेंट उत्साहियों के इस छोटे से माइसीलियम नेटवर्क को बढ़ाते रहिए। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं भैया, फिर तो आप कमाल के हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आज निखिल और अलेजांद्रो ने अपनी कमाई को अपनी कल्पना से भी आगे बढ़ते देखा है। पैसे की कामयाबी को एक तरफ रखो, उन्होंने ढेर सारी मशरूम ग्रो किट्स एजुकेशनल पर्पस के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स में डोनेट की हैं। अपनी प्रोडक्ट लाइन को ऑर्गेनिक सीड्स, गार्डनिंग किट्स और लाइव प्लांट्स तक बढ़ाया है। फोर्टनाइट के साथ पार्टनरशिप की है और लाखों पाउंड कॉफी को अपसाइकिल किया है। मजेदार बात यह है कि अब वो असल में अपने प्राइमरी सबस्ट्रेट सोर्स के तौर पर अपसाइकल्ड कॉफी का इस्तेमाल नहीं करते और आजकल अपनी मशरूम किट्स के सबस्ट्रेट्स के लिए एक और उतनी ही आसानी से उपलब्ध बेकार चीज बुरादा का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स का जबरदस्त इस्तेमाल है और बैक टू द रूट्स की सस्टेनेबिलिटी और अपसाइक्लिंग के प्रति कमिटमेंट ऐसा लगता है कि ये दूसरी कंपनियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाल ही में जर्मन सुपरमार्केट चेन और यूरोप के सबसे बड़े फूड रिटेलर्स में से एक लिडल, उन्होंने क्रांतिकारी अंडा फार्म के साथ पार्टनरशिप की जो अपसाइक्लिंग करता है। किप्स्टर एग फार्म्स, जिसे फार्म दैट गिव्स अ क्लक के नाम से भी जाना जाता है, नेदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं।
उनकी मुर्गियों को फसलों और खाद्य प्रसंस्करण के बाय प्रोडक्ट्स से खिलाया जाता है, जैसे खराब पास्ता या पेस्ट्री और ब्रेड। ये पार्टनरशिप पहले से मौजूद बेकार खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए कथित तौर पर लिडल को अपने चिकन फीड कार्बन फुटप्रिंट को 60% तक कम करने में मदद करेगी, अगर इसे उनके पूरे नेटवर्क में पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि ये मुर्गियों को खिलाने के लिए खास तौर पर नया अनाज उगाने की तुलना में कहीं ज्यादा पर्यावरण के लिए दोस्ताना है। लेकिन जबकि मुर्गियां पास्ता और पेस्ट्री खाकर मजे कर रही हैं, हम इंसान दूसरी दिशा में जा रहे हैं और कचरा खाना शुरू कर रहे हैं। यह अनोखा तथ्य एक चिप ब्रांड की वजह से है जिसका नाम है ट्रैशी। यह अमेरिकन कंपनी पुराने और अनचाहे वेजिटेबल स्क्रैप्स को नए फाइबर से भरपूर ग्लूटेन फ्री वीगन चिप्स में बदल देती है। वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स अपनी जर्नी लॉस एंजलिस की कई जूस कंपनियों में शुरू करते हैं। इन जगहों से हर बार जब ट्रैशी की कलेक्शन टीमें वहां जाती हैं तो जूस निकालने के बाद बचे हुए टेंस ऑफ थाउजेंड्स पाउंड वेजिटेबल पल्प को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो जादुई तरीके से इसे चिप्स में बदल देते हैं। खैर, शायद जादू का इस्तेमाल वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी सटीक प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया है। सबसे ज्यादा संभावना है कि इस प्रोसेस में पल्प को पतली शीट्स में दबाना, सही साइज के टुकड़ों में काटना, उन टुकड़ों को डिहाइड्रेट या बेक करना और फ्लेवरिंग डालना शामिल है। लेकिन जो चीज वो सीक्रेट नहीं रखते हैं वो ये है कि हर पाउंड पल्प पर 38 गैलन पानी को बर्बाद होने से बचाते हैं, जो आमतौर पर बस फेंक दिया जाता है। और इससे भी बेहतर ये है कि जो कुछ भी ट्रैशी इस्तेमाल नहीं कर पाती वो एनिमल फीड बन जाता है। 2020 से फरवरी 2024 तक उन्होंने 1,70,000 पाउंड से ज्यादा वेजिटेबल्स को बर्बाद होने से बचा लिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यार हमें अभी भी हर साल 1.6 बिलियन टन फूड वेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत कुछ और ज्यादा चाहिए होगा। तो जब बड़े पैमाने पर अपसाइक्लिंग की बात आती है तो सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में है, और ठीक वही इस अगली कंपनी ने किया। यह है गमशू, एक तरह का स्नीकर जो बिल्कुल च्युइंगम से बना है। स्नीकर्स गम टेक से बने हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसे थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर कहते हैं, जिसमें 20 से 30% च्युइंगम होता है, जो बाकी प्लास्टिक रबर कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है, जिन्हें पिघलाकर इस्तेमाल करने लायक शेप में ढाल दिया जाता है। गम ड्रॉप वो कंपनी जो इनको बनाती है एम्स्टर्डम की खूबसूरत गलियों में चुपके से घूमती है और जितना भी फेंका हुआ च्युइंगम मिलता है उसे इकट्ठा करती है, जो कि बहुत सारा होता है। हर साल वहां की सड़कों पर 33 लाख पाउंड गम फेंका जाता है, और हर 2.2 पाउंड गम जो वो इकट्ठा करते हैं उससे 4 जोड़ी स्नीकर्स बना सकते हैं। हाल ही में उन्होंने एडिडास के साथ पार्टनरशिप की 5 नए स्टाइल्स के गम टेक जूतों को बनाने के लिए। उन्होंने कॉफी मग्स और अपने खुद के गम ड्रॉप ट्रैश कैन भी बनाने शुरू कर दिए, जिनमें से हर एक 166 पीस च्युइंगम से बनता है। ट्रैश कैन सिर्फ च्युइंगम के लिए, वो गम जो एक्स्ट्रा गम ट्रैश कैन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जब गम ड्रॉप ट्रैश कैन अपने लाइफ साइकिल के अंत तक पहुंचते हैं तो उन्हें और गम ड्रॉप ट्रैश कैन बनाने के लिए रिसाइकिल कर लिया जाता है, और इस तरह चलता है गम का सर्कल ऑफ लाइफ। भले ही ये प्लेनेट के लिए शानदार लगता है, ये पैसों के लिए भी कमाल का है। गम ड्रॉप का दावा है कि ये बिन्स मिलकर उनके क्लाइंट्स से सफाई के खर्चों पर हर साल $1.25 मिलियन बचाते हैं। मुझे तो आपके बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन उन क्लाइंट्स को गम का जबरदस्त प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर गम ड्रॉप इसी रफ्तार से इनोवेशन करती रही तो हम ये नहीं पूछेंगे कि चीजें चुपके से केक से बनी हैं या फिर नहीं, बल्कि वो च्युइंगम से बनी है या नहीं ये पूछेंगे। अच्छा, ये फोन ये असली है या फिर च्युइंगम से बना है? ये च्युइंगम है। तो ये बिल्कुल साफ है, बेकार लगने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स का कोई मकसद ढूंढने में ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। इतना कि फूड अपसाइक्लिंग मार्केट के 2031 तक $97 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और भले ही हमने अब तक कुछ कमाल की चीजें देखी हैं, लेकिन जो हमने अब तक नहीं देखा वो शायद अब तक का सबसे दिमाग हिला देने वाला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फूड इनोवेशन हो सकता है। क्योंकि पता चला है कि बेकार खाने को एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्ट टू एनर्जी मॉडल एनाएरोबिक डाइजेशन का इस्तेमाल करता है, या आसान भाषा में कहें तो एडी। ये कमाल की टेक्नोलॉजी कृषि कचरे को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदल देती है। ये सिस्टम खाने का कचरा, चारा, गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक फार्म सामान जैसे पौधों और जानवरों से जुड़े मटेरियल को इकट्ठा करके काम करता है और उन्हें एक सील टैंक के अंदर बंद कर देता है, या टेक्निकल टर्म यूज करें तो डाइजेस्टर। एक बार जब ये एयरलेस कंटेनर के अंदर सील हो जाता है, जैसे एनाएरोबिक का मतलब होता है कि बिना हवा के मटेरियल सड़ना शुरू हो जाता है, खास बैक्टीरिया और फंगस की मदद से। जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है ये गैस छोड़ता है,
फिर जिसे बिजली और गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे किसान अब ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर टूल्स और व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन ऑन साइट, यानी कि इसका मतलब है वो थ्योरी में पूरी फार्म को पावर दे सकते हैं अपने टूल्स और व्हीकल समेत अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट से, जिससे फार्म्स अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जबरदस्त तरीके से कम कर सकते हैं। इन सिस्टम का एक बाय प्रोडक्ट वो है जिसे फैंसी साइंस वाले लोग डाइजेस्टेड कहते हैं। एक बार डाइजेस्टर के अंदर सारा ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ जाता है तो जो बचता है वो है एक न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद, जो खेतों में वापस जाने के लिए तैयार होती है। साइंटिस्ट इस डाइजेस्टेड के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टेड ऑयल, बायोडीजल और अल्कोहल का मिश्रण कारों के लिए ईंधन के तौर पर काम करने लायक पाया गया है। स्टडीज भी काफी उम्मीद देने वाली लग रही है। तो कौन जानता है, शायद हम नजदीकी भविष्य में खाने को सीधे अपनी गाड़ियों के गैस टैंक में अपसाइकिल कर रहे होंगे। अभी के लिए एडी सिस्टम की कीमत फार्म के साइज के हिसाब से $6,25,000 से $62,50,000 के बीच में है। तो भले ही ये सस्ते नहीं है, लेकिन इनका पोटेंशियल जबरदस्त है। ये आइडिया असल में कुछ नया नहीं है। यूनाइटेड किंगडम 19वीं सदी से एनाएरोबिक डाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। 1895 में सीवर से बायोगैस को डाइवर्ट करके गैस स्ट्रीट लैंप्स को ईंधन देने का आइडिया पेश किया गया था। बायोगैस आज भी यूके में इस्तेमाल होता है और भले ही अब उनके स्ट्रीट लैंप्स को ईंधन नहीं देता, लेकिन वर्तमान में 500 एनाएरोबिक डाइजेशन सिस्टम मिलकर काउंटी की कुल रिन्यूएबल एनर्जी का 3% पैदा करते हैं। दुर्भाग्य से मौजूदा कमी यह है कि ये सिस्टम दूसरी तरह के ईंधन को बस खरीदने की तुलना में सेटअप करने में महंगे होते हैं। मेंटेन करने में काफी मेहनत लग सकती है और ये काफी हद तक अकुशल भी हैं। लेकिन यहाँ फार्म वेस्ट से चलने वाले भविष्य की उम्मीद है, और इन जादुई फार्ट कलेक्शन चैम्बर्स की भी। लेकिन यार, उन लोगों का क्या जिनके पास इंडस्ट्रियल मशीनरी की पहुंच नहीं है, जो फिर भी खाने के कचरे को अपसाइकिल करके पैसा बचाने और कुछ कमाई करना चाहते हैं, उनका क्या? खैर, टेंशन मत लो, मैं तुमको बता देता हूँ। बेकार चाय को अपसाइकिल करना सबसे मजेदार बात यह है कि ये आपके पौधों को नई जिंदगी देने का शानदार तरीका है, और इससे भी ज्यादा जरूरी, अच्छा खासा मुनाफा कमाने का। क्योंकि चाय की पत्तियां नाइट्रोजन से भरी होती हैं, ये बढ़िया खाद बनाती हैं। साथ ही चाय इतनी लोकप्रिय है और बहुत सारे कैफे हैं जो इस्तेमाल की हुई पत्तियों को फेंक देते हैं। इस वेस्ट प्रोडक्ट से फायदा उठाने का बहुत बड़ा मौका है। कुछ ऐसा जो चीन की एक कंपनी चांजिस पहले से कर रही है। चांजिस बेकार चाय की पत्तियों को अपसाइकिल करती है यार, वो भी प्लास्टिक में, टी फाइबर प्लास्टिक में। एक पेंडेंट पर्डनिंग मटेरियल जो टेबलवेयर और कप से लेकर बैग्स तक के प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अनोखे तरीके में डिहाइड्रेटेड बची हुई चाय की पत्तियों को पाउडर में तोड़ना शामिल है, फिर उन्हें टी ऑयल और प्लांट बेस्ड प्लास्टिक के साथ मिलाना होता है। नतीजा एक हैरान करने वाला बहुमुखी मटेरियल जो वाकई में चाय की पत्तियों की कुछ प्राकृतिक खुशबू और रंग को बरकरार रखता है। लेकिन अगर चाय आपकी पसंद नहीं है तो फिर केले का क्या करें? केले के छिलके अपसाइकिल करने के लिए एक शानदार वेस्ट है। ये पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन B12 और मैग्नीशियम से भरे होते हैं। वो सारी अच्छी चीजें जो पौधों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। अगर आप छिलकों को सुखाकर और पीस का पाउडर बना लें तो आप इसे पौधों पर खाद की तरह छिड़क सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टमाटर के पौधे की जड़ के आसपास एक छिलका लपेट दें तो ये उसी तरह पौधे को बढ़ने में मदद करता है। शायद उस अजीब और परेशान करने वाली स्थिति में टमाटर के पौधे को मजेदार तरीके से फिसलने पर मजबूर कर दे। अगर वो अचानक चलने की काबिलियत हासिल कर ले, हैरानी की बात है कि आप ब्लेंड किए हुए केले के छिलकों को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर बहुत ही सस्ता पॉलिश पेस्ट भी बना सकते हैं, जो जूतों और धूमिल हो चुके सिल्वर दोनों के लिए काम करता है। क्योंकि इसके प्राकृतिक तेल और हल्की घर्षण वाली खूबियां रेगुलर पॉलिश प्रोडक्ट्स की तरह काम करती हैं। असल में एक बहुत ही सफल कंपनी भी है जिसका नाम है बारनाना, जिसने उन केलों को लेकर करोड़ों डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है, जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही नाकारा माने गए थे, पर उन्हें हेल्दी डिहाइड्रेटेड बनाना स्नैक्स में बदल दिया गया। जैसा कि हमने देखा है, अनगिनत कंपनियां खाने की बर्बादी से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं और सरकारें भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। 2015 में अमेरिकी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश किया, 2030 तक खाने की बर्बादी को 50% तक कम करना। टेक इनोवेशंस, एजुकेशन और रिसाइकलिंग में निवेश करने वाली योजनाओं के साथ इस बीच साउथ कोरिया जैसे देशों ने तो 2005 में ही खाने की बर्बादी पर बुरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब साउथ कोरियंस एक छोटा सा फूड वेस्ट टैक्स देते हैं, जो भी वो इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए। ये टैक्स हर 2 पाउंड वेस्ट के लिए सिर्फ करीब 6 सेंट है।
ज्यादा तो नहीं है, फिर भी इसने घरेलू खाने की बर्बादी में 20% की कमी लाई, किराने की खरीदारी में 5% की कमी आई और औसत घराने से सालाना $172 की बचत हुई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रजाति के रूप में हमें अभी भी धरती पर सारे खाने की बर्बादी से निपटने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन जो बात साफ हो रही है वो ये है कि ना सिर्फ इसके पर्यावरणीय फायदे हैं, बल्कि इससे असल में ढेर सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की, उन स्मार्ट लोगों की तरह जैसे निखिल अरोड़ा और अलेजांद्रो वेलिश ने सोची। जो वो चीजें ले रहे हैं वो वैसे भी बर्बाद हो जाने वाली हैं और उनके इस्तेमाल के लिए गजब के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब जाओ मेरे प्यारे दोस्त, बाहर निकलो और दुनिया को बचाओ, और ऐसा करते हो खूब सारा पैसा कमाओ। आपके हिसाब से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट अपसाइकिल किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताओ, और कौन जानता है शायद तुम किसी को $100 मिलियन कमाने के लिए प्रेरित कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।